बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन सियासतदानों का तो हिस्सा रहा ही है और हमने बाज़ प्रोमिनेंट सियासतदान देखी। ख़वातीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ही समझदार, सेंसिबल, पढ़ी लिखी और नॉलेजेबल ख़ातून थी, और उनके अलावा भी कई ख़वातीन सियासत में आईं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी रहीं जो कि सियासतदानों को या हुक्मरान को सामने आए बग़ैर पीछे से कुछ न कुछ कंट्रोल करती रहीं। हमारी सियासत में इन ख़वातीन का कुछ नेगेटिव रोल रहा, जिसकी वजह से बाज़ चीज़ें जो कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज में की जा सकती थीं वो न की गई। हमने देखा है कि हमारे मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, PMLN से हो, या वैसे वो आप कह लीजिए कि किसी न किसी और ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, तो उन्होंने अपने वक्त में कुछ न कुछ ख़वातीन से अपने ताल्लुकात उस्तवार रखे। लेकिन बाज़ के ताल्लुकात जो थे वो रियासत के मामलात पे असरअंदाज न हुए, लेकिन उनसे मुल्क की बदनामी भी, जैसे एंजेलिना जोली का किस्सा यहाँ पे सुनाया जाता है। उसकी वजह से बदनामी हुई, उसने जाके बहुत ही घिनौना ख़त लिखा। इसी तरह घिनौना एक अपना इंटरव्यू दिया जिसमें पाकिस्तान की बड़ी तज़हीक हुई। इसी तरह मियाँ साहब ने भी एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट को, ख़ातून को इंटरव्यू दिया था, उसने भी जाके बड़ा मजाक उड़ाया और उसने जाके इसी तरह की बातें लिखी। लेकिन अगर उनका कुछ बैकग्राउंड में रोल देखा जाए तो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो शायद वन टाइम एक दफ़ा मुलाकात हुई। अयान अली का किस्सा ले लीजिए, उसका रियासत के अमूर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं था। हमारे मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने पहली शादी जो की थी वो उनकी अपने गाँव में अपनी बेगम थी जो कज़न थी गालिबन उनकी। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो से की जो कि ईरानी नयाद थी, और वो शादी उन्होंने एक फ़ंक्शन में मिले प्रेसिडेंट हाउस, सिकंदर मिर्ज़ा, सदर सिकंदर मिर्ज़ा के हाँ फंक्शन था। और चूँकि सदर सिकंदर मिर्ज़ा की वाइफ नाहिद सिकंदर मिर्ज़ा वो ईरानी ख़ातून थी, तो उनकी वजह से ईरानी ख़वातीन का वहाँ पे काफ़ी आना जाना था। लिहाजा वहाँ फंक्शन में मुलाकात हुई और बाद में शादी पे मुंतज हुई, और मोहतरमा उनकी आखिरी लम्हे तक उनकी वाइफ रहीं। उन्हीं के बच्चे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भी उन्हीं की बेटी थी। और उन्होंने भुट्टो साहब की ज़िंदगी में तो बड़ा साथ दिया, लेकिन भुट्टो साहब के वफ़ात के बाद उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल रोल, पार्टी को संभाला, पॉलिटिकल रोल अदा किया, जब तक कि बेनज़ीर ख़ुद इस काबिल न हो गई कि वो पार्टी संभाल सकें। भुट्टो साहब की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात हुए, उनमें मसलन मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि बांग्लादेश जंग के बाद, यानी ईस्ट पाकिस्तान से जब लोग प्रिजनर होकर चले गए भारत में, तो वहाँ लैला नामी ख़ातून जो कि वहाँ पे हमारे एक ईस्ट पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे मुज़फ़्फ़र साहब, उनकी बेगम थी। उनके साथ कुछ मरासम थे जिसने कि उनको आमादा किया कि आप मुजीबुर रहमान को रिहा कर दें, और उन्होंने जाते ही मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। जैसे ही वो मुल्क में आए, वज़ारत उज़्मा संभाली, तो 8-7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। उसका हमारी सियासत पे, हमारे मुल्क के मामलात पे असर पड़ा। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे बहुत ही नौजवान सियासतदान थे। जब इन्होंने अयूब खान की कैबिनेट ज्वाइन की तो उस वक्त इनकी एज जो थी गालिबन 31 या 32 थी, और फिर 34 साल की उम्र में ढाका में इनका एक ख़ातून से रब्ता हुआ या वास्ता पड़ा, मिले उनसे, जिसका नाम था हुस्ना शेख। हुस्ना शेख जो है ये एक इंतहाई खूबसूरत, इंटेलिजेंट और बहुत अट्रैक्टिव औरत थी। यानी कहा जाता है कि उसकी तरफ इंसान अट्रैक्ट होता था, उनकी जहानत की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से एक ख़ास अट्रैक्शन थी उनमें। और भुट्टो साहब ख़ुद बड़े एटिकेट्स वाले आदमी थे। एक तो फ्यूडल बैकग्राउंड, दूसरा ये कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए बैरिस्टर थे, और बहुत ही
आप कह लीजिए कि अच्छे बोलने वाले भी थे। एक बंगाली लॉयर थे अब्दुल अहद, और उनकी बीवी थी ये हुस्ना शेख। दो उसकी छोटी छोटी बच्चियां थीं, टॉडलर। और ये जो जिन्होंने देखा वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव खातून थी, चूँकि उनका बैकग्राउंड जो था या उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड वो ये था कि पठान और बंगाली खून का मिक्सचर था। हुस्ना ने भुट्टो साहब से बातचीत की और उनको उस ज़माने में बताया, समझाया कि ये 61 की मैं बात कर रहा हूँ कि बंगाली नेशनलिज्म बढ़ रहा है और उसमें एक रोल मगरबी पाकिस्तान का है, जिससे लगता है कि मगरबी पाकिस्तान इन बंगालियों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहा, या इनको शक है कि हमें ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। लिहाजा ये एक मसला आपके लिए बन सकता है कि बंगाली नेशनलिज्म जो है वो प्रिवेल कर जाए। ये उसने बड़ा एग्रेसिव कॉन्फिडेंस से कहा। भुट्टो साहब बड़े इम्प्रेस हुए और उनके उससे रवाबत कायम हुए। दोनों इंतहाई ज़हीन और मामला फ़हम थे, लिहाजा एक ताल्लुक़ पैदा हो गया। और वो ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ यहाँ तक नहीं कि कोई फ़िज़िकल ताल्लुक़, बल्कि वो हर तरह कंपैटिबल थे एक दूसरे से, तालीम की वजह से भी। और इस तरह 1965 में हुस्ना ने अपने खामद को ढाका में छोड़ा और वो कराची मुंतकिल हो गई। अब यहाँ पे जब वो आती हैं तो उनके पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, वो बड़ी एक तरह की पेनीलेस हो के यहाँ आई। लेकिन उन्होंने भुट्टो साहब से रब्ता रखा और ये बात उन्होंने फ्राइडे टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये हुस्ना शेख ने बताई। उन्होंने इंटरव्यू हुस्ना शेख ने 1990 में दिया, जिसमें उसने उस इंटरव्यू में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की कि मैं बिल्कुल पेनीलेस थी यहाँ पे, और जब वहाँ पे आई तो फिर उन्होंने भुट्टो साहब के ज़रिए अबू धाबी के रूलर्स वगैरह को कांटेक्ट किया, वहाँ पे वाक़ियत हुई, फिर वहाँ पे इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले पैलेसेस को डेकोरेट करने के, उनको इक्विप करने के, इन चीज़ों में, तो वहाँ से उसने पैसा कमाया। मुस्तफ़ा खर भुट्टो साहब के साथी थे। वो अमूमन ये फैसिलिटेटर के तौर पे जो खिदमतगुज़ार होते हैं, जैसे बड़े लोगों के वो खिदमतगुज़ार थे, और वो अमूमन भुट्टो साहब को खामोशी से घर से कार पे बिठा के लेके आते थे, और हुस्ना के घर में जिसका नाम मंजिल था वहाँ वो उनको भुट्टो साहब को छोड़ जाते थे, फिर गालिबन ले जाते होंगे वहाँ से। और जो इसने हुस्ना ने कमाई की जो अबू धाबी से या दुबई से, उस कमाई का ये है कि उसी से उसने कराची में 2 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। एक तो मोरिस स्टाइल विला था जो कि मंजिल के नाम से वहाँ पे था, और उसी ये क्लिफ्टन के करीब ही वहीं था, उसी इलाके में जहाँ भुट्टो साहब रहते थे। और एक कॉटेज उन्हें हॉक्स बे पे उसने ख़रीदी। बाद में फिर उसने लंदन में भी एक अपार्टमेंट ख़रीदा। 1969 में उसने फाइनली अपने खामन से तलाक ले ली, और उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने भुट्टो साहब से शादी की। और ये सारा वो अपने इंटरव्यू में उसने हुस्ना शेख ने बताया है। जो शादी हुई उसमें मुस्तफ़ा खर गवाह थे और मौलाना कौसर नियाज़ी ने ये निकाह पढ़ाया। अब जब ये शादी भी हो गई तो फिर उसके बाद वो नेचुरली मुलाकातें भी बढ़ गईं, लेकिन भुट्टो साहब जो हैं वो 7-8 दिन के बाद एक दफ़ा चक्कर लगाते थे। ये खातून दावा करती है कि सियासतदान जो हैं वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ इसी तरह ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये वो वाहिद ताल्लुक़ था जिसमें कि भुट्टो साहब को यहाँ से पावर पॉलिटिक्स में मदद मिलती थी। यानी इसकी खातून की अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी वजह से एक मशावरत का सिलसिला, एक आपस में बातचीत का सिलसिला था, और ये कंपैटिबिलिटी ऐसी थी कि भुट्टो साहब उससे फ़ायदा उठाते थे। 1971 के वाक़यात के बाद भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और फिर इसी साल दिसंबर में ये शादी हुई उनकी, और निकाह जो है वो खुफिया किया गया, जैसे मैंने बताया मौलाना कौसर नियाज़ी ने पढ़ाया। अब ये चीज़ जो है ये बेगम नुसरत भुट्टो को पता नहीं थी, लेकिन अफवाहें हैं जो फैलती हैं, पता लग गया उनको, और उन्होंने कहा जाता है कि रावलपिंडी में सुसाइड करने की कोशिश की। उनको कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, पिल्स उन्होंने ज़्यादा खाली हुई थी, और इस तरह वो एक बड़ा गलत मोड़ आया इसमें। लेकिन बाद में भुट्टो साहब ने
अपनी बेगम को यकीन दहानी कराई कि आपके अलावा कोई और खातून अव्वल नहीं होगी, और इस तरह ये मामला कुछ वक्त के लिए टल गया। अब जब ये भुट्टो साहब जो हैं इन्होंने यहाँ पे इक़्तिदार संभाल लिया, तो उस वक्त 1977 तक तो ये इक़्तिदार में रहे, और 1977 में फिर जब भुट्टो साहब को अरेस्ट किया गया, यानी कू हुआ यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब का, तो इनको ये हुस्ना जो है ये उस वक्त लंदन चले गई और वहाँ जाके इन्होंने पनाह ली। वहाँ पे यहाँ भी पाकिस्तान में भी और कराची में रह के मंजिल जो इनकी बिल्डिंग थी वहाँ पे वो एक शैडो कैबिनेट चलाती थी, और कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाती थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स और दूसरे लोग जो कि चाहते थे ये फेवर लेना कि भुट्टो साहब के ज़रिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाई जाएं, वो अमूमन हाज़िरी देते थे, कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह हुस्ना शेख जो हैं वो उनकी बात सुन लें, उन तक उनकी रसाई हो। तो जब रसाई हो जाती थी फिर वो अपना मुद्दा वो किस तरह वो बयान करते थे और किस तरह ये मानती थी कि उसका करें। लेकिन ये कहा जाता है कि उस ज़माने की तमाम इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र जो हैं वो हुस्ना शेख के कहने पे हुई। बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी जैसे वज़रा वगैरह हैं बने, वो भी कहा जाता है कि हुस्ना शेख ने बाज़ लोगों को उसमें मदद की। नतीजा ये है कि आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे अमूर ये कहा जाता है कि ये हुस्ना शेख के ज़रिए चलाए जाते थे। ये जो इंडिया है इस तरह का, या ये जो सोच है कि पीपल्स पार्टी का कंट्रोल या बहुत सारे मामलात हुस्ना शेख के ज़रिए चलाए जाते थे, इसके गवाह सलमान तासीर भी हैं जिन्होंने अपने कहीं इंटरव्यू में ये बात की और ये रिकॉर्ड पे रही। इसी तरह 1977 के इलेक्शंस में जो रिगिंग का लगा उन पे बड़ा इल्ज़ाम भुट्टो साहब पे, ये हुस्ना शेख ने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि भुट्टो साहब कतन रिगिंग नहीं चाहते थे, ना उन्होंने रिगिंग की, ना उन्होंने किसी को कहा कि रिगिंग करें। लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर्स थे इन्होंने रिगिंग करके तो भुट्टो साहब को बदनाम किया, और जो कि अपने तौर पे उन्होंने रिगिंग की, ये नहीं कि उनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस थी। हालांकि उसके बगैर भी इलेक्शन जीता जा सकता था, लेकिन 1977 के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी मर्ज़ी से दबा के रिगिंग की। नतीजा ये हुआ कि भुट्टो साहब को ये भुगतना पड़ा, और जो कैओस और क्राइसिस उसके बाद आई वो भुट्टो साहब को फेस करनी पड़ी। उसके बाद ये जो कू हुआ और जिसमें ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब को हटा दिया, उस वक्त वो लंदन चले गई, और इस वजह से कि हुस्ना की वहाँ पे बड़ी बेटी थी जो गालिबन डिलीवरी वगैरह भी उसकी होने वाली थी, तो ये उसके पास गई, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान नहीं आई। इस दौरान में भुट्टो साहब अपना मुकदमा भुगतते रहे। बेनज़ीर के बारे में कहा जाता है कि वो इस खातून को कतन पसंद नहीं करती थी, इसकी बहुत उनको मुखालफत थी। लाजमी बात है कि वो समझती थी कि उनकी माँ का हक मारा इसने, लेकिन उसके मुकाबले में मुर्तज़ा भुट्टो वो इनके हुस्ना शेख के साथ लगातार उसके कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे, और हुस्ना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुर्तज़ा उनको भुट्टो के बारे में और मुख्तलिफ मामलात के बारे में इत्तला देते रहते थे। उसमें जब फांसी का वक्त आया तो उस वक्त भी फैमिली ने जाके मुलाकात की भुट्टो साहब से, और हुस्ना को मुर्तज़ा ने इत्तला दी कि ये हमारे ख़ानदान की आखिरी मुलाकात है, और फिर उस मुलाकात के बाद ये फांसी दे दी गई। इससे पहले जबकि ये मुकदमा भुट्टो साहब का चल रहा था, तो उस वक्त हुस्ना ने इंग्लैंड से एक लॉयर जिसका नाम था जॉन मैथ्यूज़ उसको हायर किया, और भुट्टो साहब का मुकदमा लड़ने के लिए वो आगे बढ़ी। ये जब हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने तजवीज़ दी कि मैं मुकदमा लड़ना चाहती हूँ भुट्टो साहब का और ये मेरे वकील हैं, तो उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी, और उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी है कि जो भी वकील यहाँ पे किसी का मुकदमा लड़ेगा उसके पास पहले 1 साल का पाकिस्तान के कोर्ट्स का मुकदमात लड़ने का तजर्बा होना चाहिए। यानी 1 साल पहले से अगर वो यहाँ वकील मौजूद हैं, काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर तो ठीक है वो मुकदमा लड़ सकते हैं, वरना नहीं। नतीजा ये है कि ये जो वकील मैथ्यू था ये इसको इजाज़त न मिल सकी, और उन्होंने भुट्टो साहब का मुकदमा ना लड़ा।
अब जो मुर्तज़ा भुट्टो है वो इन टच रहता है, वो मुख्तलिफ़ वक्तों में उनको बातचीत आके बताता रहता था। और हुस्ना जो है वो कहते हैं कि उस ज़माने में जब भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई तो उसके बाद वो बड़ा अरसा तक बड़ी डिप्रेशन में रही, और फिर वो कई दफ़ा उसने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन बहरहाल उसको बचा लिया गया। और इस तरह वो अपने उसने वक्त गुजारा, दिन गुजारे वहाँ पे इंग्लैंड में ही, और वहीं फिर वो रही, यहाँ वापस नहीं आई। भुट्टो साहब के साथ उसकी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन भुट्टो साहब के साथ इस शादी से उसकी एक बच्ची है, शाहमीन उसका नाम है, और वो बच्ची उसके पास थी, उसके साथ थी जब वो इंग्लैंड में मौजूद थी। ये एक तारीख का छुपा हुआ चैप्टर है जिसमें कि बाज़ डोरियाँ पीछे से हिलाई जाती थीं, और ये अमूमन होता है कि जहाँ आदमी दिल फेंक के किसी खातून को अपना साथी बना लेता है, तो वो फिर बड़ी हद तक वो खातून उसकी कमज़ोरियाँ समझ आती है, और वो फिर उसको अपने शिकंजे में ले के उससे, बावजूद इसके कि ये उससे सिंसियर मुखलिस सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उसके ज़रिए अपने मामला चलाती है, या कम अज़ कम कुछ नहीं तो इक़्तिदार में अपना हिस्सा बांट लेती है। इस तरह लगता ये है कि उस पावर शेयरिंग में उसको एक जुनूनी कैफियत या एक उस जुनून की तस्कीन और तसल्ली के लिए उसको ये चीज़ मावन साबित होती है, लिहाजा यही उसका एक वतीरा बन जाता है, एक उसके रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाती है, और वो इसी पे खुश रहती है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।